तो दोस्तों बात है 6 अगस्त 1945। गर्मियों का मौसम है और हिरोशिमा में मंडे का दिन है। आसमान बिल्कुल साफ है और धूप निकली हुई है। सुबह 8 बजे का वक्त है। सब लोग अपने अपने कामों पर जा रहे होते हैं। इसी दौरान हिरोशिमा के लोग आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट परवाज करता हुआ देखते हैं। 8:15 पे इस जहाज से कोई चीज नीचे गिरती है। दूर से लोग इसे ठीक से देख नहीं पाते ये असल में है क्या। ये 43 सेकंड तक गिरती रहती है नीचे, और जब ये जमीन को हिट करती है तो इस कदर तेज रोशनी पैदा होती है कि कुछ लोग आर्जी तौर पर अंधे हो जाते हैं। इतनी तेज आवाज इससे पैदा होती है कि कुछ लोग परमानेंटली बहरे हो जाते हैं। जमीन पर टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक लम्हे में 80,000 लोग मारे जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि एटॉमिक बॉम्ब जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अब सवाल यह है कि क्यों क्यों गिराया गया ये एटॉमिक बॉम्ब जापान पर? क्या गलती थी जापान की? तो आइए दोस्तों जानते हैं इस क्यों का जवाब आज की इस वीडियो में। For the Americans, the war in the Pacific had been a costly yet successful campaign. Smashing at Japan's home islands in 9 days of continuous bombardment. At 29 years old, Paul Tibbets was handpicked to fly the B-29 bomber. Miles into the air rises the giant shape of the now historic explosion. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। ये वॉर दो बड़े इत्तेहादियों के दरमियान लड़ी जा रही थी। एक तरफ थे जापान, इटली और जर्मनी, इन्हें एक्सिस पावर कहकर बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, चाइना और अमेरिका, इन्हें अलाइड पावर या अलाइज कहकर बुलाया जाता है। शुरू में अमेरिका वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था, लेकिन जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका को वार में इन्वॉल्व होना ही पड़ा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया। इसकी वजह यह थी कि अर्ली 90s में जापान में इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा था। इंपीरियलिज्म वो पॉलिसी होती है जिसके तहत एक मुल्क कोलोनाइजेशन, मिलिट्री यूज और दीगर जराये का इस्तेमाल करके अपने मुल्क की ताकत और असर और रसूख को बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसा ही ब्रिटेन ने भी किया था जब उसने बर्रे सगीर पर कब्जा किया था। अब जापान का ख्वाब यह था कि वो एशिया के तमाम ममालिक पर कब्जा करेगा और ग्रेटर एशिया बनाएगा, लेकिन असल में वो सब कुछ अपने मुनाफे के लिए ही कर रहे थे। 1940s में इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लाओस और चीन का ईस्टर्न एरिया जापान के कब्जे में था। अब अमेरिका देखता है कि एक तरफ हिटलर है और दूसरी तरफ जापान है, दोनों ही यूरोप के ममालिक पर कब्जा करते जा रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका वार को रोकना चाहता है तो अमेरिका एक इकोनॉमिकल एक्शन लेता है। अमेरिका जापान को आयरन, स्टील और कॉपर इंपोर्ट करना बंद कर देता है, लेकिन इस पर जापान को कोई रद्द अमल नहीं आता। इसके बाद अमेरिका जापान को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। उस वक्त ऑयल की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। जापान का 80% ऑयल अमेरिका से ही आता था। अमेरिका को लगा था कि अब तो जापान वार को खत्म कर ही देगा और जो जो ममालिक उसने अपने कब्जे में लिए हुए थे वहां से निकल जाएगा, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। जापान का सोचना यह था कि इंडोनेशिया और मलेशिया के ममालिक पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। लेकिन इंडोनेशिया उस वक्त डच के कब्जे में था और मलेशिया ब्रिटेन के, और ये दोनों अमेरिका के दोस्त थे। इन पर हमला करना यानी कि अमेरिका पर हमला करना। लेकिन चले एक बार सोच लेते हैं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन जब वो फिलीपींस पर कब्जा करने जाएंगे तो अमेरिका जरूर हमला करेगा, क्योंकि फिलीपींस उस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में था, और अगर फिलीपींस पर कब्जा ना किया तो ग्रेटर एशिया का ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है। तो जापान ने सोचा कि सबसे पहले अमेरिका को चुप करवाया जाए। इसी सोच के साथ जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक किया। ये एक सरप्राइज अटैक था और इस अटैक में यूएस नेवी के 19 शिप्स तबाह हो गए, 188 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए और 2000 से ज्यादा मिलिट्री के लोग मारे गए। इसके कुछ ही घंटों बाद जापान ने जाकर फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। अब ये देखकर अमेरिका को भी वार में इन्वॉल्व होना पड़ा। अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये देखकर चाइना और ब्रिटेन ने भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1941 के आखिर तक वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी। इसके बाद वॉर के डीप में ना जाते हुए इटली 1943 में सरेंडर कर देता है। फिर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है और एक्सिस पावर में अब सिर्फ जापान बाकी रह गया है, जो कि सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है। जापान में कोई अवामी रद्द अमल भी देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि जापान के लोगों को कहा जाता था कि आपका जो एम्परर है उसकी बात पत्थर पर लकीर है।
वो अपने एम्परर को गॉड से कंपेयर करते थे और उसकी कही हुई बात पर हर सूरत अमल करते थे। जापानीज अपने एम्परर के लिए जान तक दे देते थे। इसका फायदा उठाते हुए जापानीज एयरफोर्स में एक स्पेशल यूनिट बनाया गया जिसे नाम दिया गया कामिकाजे। इनका काम था कि अपने एयरक्राफ्ट्स को दुश्मन के वॉरशिप पर गिरा देंगे और अपनी जान दे देंगे। ऐसे हालात देखते हुए अमेरिका ने एक ऑपरेशन प्लान किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन डाउनफॉल। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका जापान पर अटैक करेगा अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके। इस पॉइंट पर जापान और अमेरिका के दरमियान एक वार लड़ी जाती है जिसे नाम दिया जाता है बैटल ऑफ ओकिनावा। ये जंग अमेरिका जीत जाता है, लेकिन इसमें अमेरिका के 12,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं और दूसरी तरफ जापान के 1 लाख सोल्जर्स मारे जाते हैं। अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी मसले की बात है, क्योंकि अगर वो इसी तरह ही अपने सोल्जर्स गवाते रहे तो इस तरह उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उन्हें कोई फायदा नहीं होगा ये जंग जीतकर। दूसरी तरफ जापान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके कितने लोग मरते हैं या कितने जीतते हैं। इसके बाद 12 अप्रैल 1945 को यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट गुजर जाते हैं। इसके बाद हैरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो ये सोचने में मसरूफ हो जाते हैं कि जापान को किस तरह सरेंडर करवाया जाए। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं कि उनको खबर मिलती है एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया जा रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रूमैन को अपना सोल्यूशन मिल गया है। वो मिलिट्री हेड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब को जापान पर कैसे गिराया जाए, लेकिन इससे पहले वो चाइना और ब्रिटेन के साथ मिलकर आखिरी बार डिमांड करते हैं जापान को अनकंडीशनल सरेंडर की, लेकिन जापान इसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद ट्रूमैन ऑर्डर दे देते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब को जापान पर गिरा दिया जाए। इसके बाद अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जाता है हिरोशिमा की फिजाओं में। इस एयरक्राफ्ट में रखा है लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। ये एयरक्राफ्ट 8:15 पर इस एटॉमिक बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिरा देता है। सिर्फ एक लम्हे में 80,000 लोग मारे जाते हैं। 70% इमारतें हिरोशिमा की मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें यह है कि जापान अभी तक सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जापान को सोचना यह है कि क्या हुआ कि एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया, ये बॉम्ब आम बॉम्ब से कुछ बड़ा है, बस यही फर्क है। सरेंडर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जापान का ये रद्द अमल देखकर अमेरिका 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराता है और इस बार नागासाकी पर। इस बॉम्ब का नाम है फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब। ये लिटिल बॉय बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बॉम्ब सुबह के 11 बजे नागासाकी पर गिराया जाता है और इन दोनों बॉम्बिंग में टोटल 2 लाख लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 95% सिविलियंस थे। इसके बाद जापान कौंसिल मिलता है और इसमें एक वोटिंग करवाई जाती है जिसका रिजल्ट 3-3 निकलता है, यानी कि 3 लोग सरेंडर के हक में है और 3 लोग सरेंडर के खिलाफ हैं। फिर फाइनली जापानीज एम्परर से पूछा जाता है कि उनकी क्या राय है और आखिरकार जापानीज एम्परर मान जाते हैं सरेंडर के लिए। सरेंडर के पीछे वजह सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब नहीं थे, बल्कि सोवियत यूनियन ने भी जापान पर हमला कर दिया था। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ चाइना का इलाका जिसका नाम मंचूरिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। तो एक तरफ अमेरिका था जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया जा रहा था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था जो मंचूरिया पर कब्जा करके बैठा था। ये दोनों हालात देखकर जापान ने फैसला किया सरेंडर का। फिर इसके बाद फाइनली 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद जापान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है जिसमें एम्परर की पावर को कम कर दिया जाता है। जापान में अब भी एम्परर मौजूद हैं, लेकिन बस कहने के लिए है, उनके पास कोई पावर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज।